तो आज के लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 1 से, केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? केमिकल काइनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। केमिकल काइनेटिक्स is the branch of science in which study about rate of reaction, factor affecting rate of reaction mechanism। रिएक्शन मैकेनिज्म। आवाज आ रही है ना सबको? ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो ये दिस वन विल बी टॉपिक ऑफ 12th है और मैथमेटिकल टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। नाम से भी क्लियर हो रहा है काइनेटिक्स, यानी कहीं ना कहीं स्पीड के बारे में बातें किया जाएगा, वेलोसिटी के बारे में बातें किया जाएगा, और वो वेलोसिटी रिएक्शन का होगा। हम इसमें बोलेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स ये ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन, यानी एक रिएक्शन का स्पीड क्या है, किस स्पीड से वो रिएक्शन हो रहा है, और अगर रिएक्शन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है रिएक्शन का स्पीड, यानी जो रेट है, रेट बोले तो स्पीड, स्पीड जो है रिएक्शन का वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, और रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, एक रिएक्शन होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अब इन्हीं चीजों का स्टडी करेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी के बेसिस पे हम केमिकल रिएक्शन को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक वो रिएक्शन जो अगर रिएक्टेंट को मिलाया जाए तो तुरंत पलक झपकते ही रिएक्शन हो जाए। एक वो रिएक्शन जो नहीं तो बहुत फास्ट हो रहा है और नहीं बहुत स्लो हो रहा है, उसको हम बोलेंगे मॉडरेट रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन मतलब ऐसा रिएक्शन बहुत जिसको होने में बहुत टाइम लगता है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को रस्ट होने में ये कंजप्शन बहुत टाइम लगता है इसमें, दैट इज नोन एज वेरी स्लो रिएक्शन। तो हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे, स्पीड जो निकालेंगे, वो स्पीड
ना तो वेरी फास्ट का निकालेंगे और नहीं तो वेरी स्लो का निकालेंगे। तो हम यहाँ देख रहे थे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स एक ब्रांच ऑफ, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन, यानी एक रिएक्शन का स्पीड क्या है, वो रिएक्शन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, और रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। तो स्पीड के बेसिस पे रिएक्शन तीन कैटेगरी डिवाइड किया गया है। रिएक्शन जो बहुत फास्ट होता है, दैट इज फास्ट, वेरी फास्ट रिएक्शन। वो रिएक्शन जो बहुत मतलब ज्यादा फास्ट भी नहीं होता और बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। वो रिएक्शन जो बहुत स्लो स्लो होता है, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ आयरन, ये फास्ट रिएक्शन में अगर एसिड और बेस को मिला दोगे तो ये बहुत फास्ट रिएक्शन होगा। वेरी स्लो रिएक्शन में जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। तो हम जो यहाँ स्पीड के बारे में जानेंगे इस टॉपिक में, वो मॉडरेट को लेकर चलेंगे, क्योंकि बहुत फास्ट रिएक्शन को भी हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं और बहुत स्लो रिएक्शन को भी हम जल्दी से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए जितना भी हम रेट पढ़ेंगे वो मॉडरेट रिएक्शन के लिए पढ़ेंगे, तो बाय डिफॉल्ट वो हमारे लिए मॉडरेट रिएक्शन होगा। ठीक है, आप एक एक एग्जाम्पल लिख लेना कि कौन कौन से रिएक्शन जो है फास्ट होगा, कौन कौन स्लो होगा, कौन मॉडरेट होगा, ये लिख लिए सबने। सब लिख लिए होगे। तो हमें इस चैप्टर में जितना भी हम चीजें स्पीड वगैरह निकालेंगे वो सब मॉडरेट के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो डिफिनेशन लिख लो वेरी फास्ट रिएक्शन का। वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, तो इसमें लिखना द केमिकल रिएक्शन विच आर कंप्लीट विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। द केमिकल reaction is completed within fraction of second. The reaction is completed within fraction of second is called very fast reaction. Example अगर बात करें, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। अगर हम NaOH ले ले और HCl ले ले, NaCl plus water, this one will be very fast reaction, precipitation of reaction। अगर मान लो तुम NaCl में AgNO3 मिला दिए, ये बनता है AgCl, जो कि व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट बना देगा, और ये बनेगा NaNO3। तो ये जो आते हैं वो वेरी फास्ट रिएक्शन के कैटेगरी में आएगा। जो रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाए दैट इज नोन एज वेरी फास्ट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन यानी जो नहीं तो ज्यादा फास्ट हो नहीं तो ज्यादा स्लो हो। द केमिकल रिएक्शन विच आर कंप्लीटली इन मेजरेबल टाइम, द केमिकल reaction is completed within measurable time, यानी इसमें हम टाइम आसानी से मेजर कर सकते हैं। मेजरेबल टाइम
जैसे ग्लूकोज को पानी में मिलाना, शुगर को C12H22O11 प्लस वाटर, ये C6 फ्रूटोज, ग्लूकोज और फ्रूटोज बन जाएगा। ग्लूकोज और ये है फ्रूटोज, दिस वन विल बी ग्लूकोज और दिस वन विल बी फ्रूटोज। तो ये मॉडरेट रिएक्शन है। नेक्स्ट है वेरी फास्ट रिएक्शन, सॉरी वेरी स्लो रिएक्शन। द केमिकल reaction which is completed the chemical reaction which is completed after a long time, after a long time is known as very slow reaction. A chemical reaction is completed after a long time is known as very slow reaction. Rusting of iron, एग्जाम्पल में अगर बात करें, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, तो हम यहाँ नोट डाल के लिख सकते हैं, इट विल बी इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन it will be impossible to determine the rate of reaction of very fast reaction and very slow reaction. Very fast reaction और स्लो रिएक्शन, क्योंकि इनमें हम टाइम सही से मेजर नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम फास्ट रिएक्शन को और स्लो रिएक्शन को हम उसका रेट हम जल्दी से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो रेट किसका फाइंड आउट करेंगे? मॉडरेट रिएक्शन का। हम रेट फाइंड आउट करेंगे मॉडरेट रिएक्शन का। तो हम फाइंड आउट करेंगे रेट मॉडरेट रिएक्शन का। आप लिख लिए होंगे। तो हम अब आगे, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि केमिकल काइनेटिक्स क्या बताता है। केमिकल काइनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग ये वॉल्यूम तुम लोग का, जिसमें वॉल्यूम 3 में है। ये सॉल्यूशन वॉल्यूम 3 नहीं मिला है क्या तुम लोगों को? तो जिसमें सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज था ना, पहले जो तुम पढ़े थे आयनिक इक्विलिब्रियम के पहले, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े थे ना, तो ये उस वॉल्यूम में है, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये चैप्टर और थर्मोडायनेमिक्स नहीं, थर्मोडायनेमिक्स नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट, यानी सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ये चारों वॉल्यूम 3 में है। तो तुम लोग को वॉल्यूम 1 और 2 मिला है, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्या करो, जेरोक्स ले लो आके,
क्योंकि पढ़ना है ना जी, ये जेरोक्स ले लो। अब यहां से हम आते हैं अपने रेट ऑफ रिएक्शन पे, क्योंकि हमारा टॉपिक में क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होता है। जेरोक्स नॉट ओपन, यहाँ ओपन है, आ जाओ। तो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन यानी हम किसी रिएक्शन का स्पीड कैसे निकालेंगे, किसी रिएक्शन का स्पीड कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट धीरे धीरे कम हो रहा है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम इसमें डिफाइन कैसे करेंगे, तो लिखेंगे दी रेट ऑफ रिएक्शन इज defined as the change in concentration, the change in concentration of reactant or product within the change in per unit time, unit नहीं लिखेंगे, पर यूनिट टाइम। जैसे मान लो एक रिएक्शन है, एक रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है। अभी रिएक्टेंट भर भर के है, तुम ये बात जानते हो कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा रिएक्शन उसका स्पीड होगा। यहाँ प्रोडक्ट है, अभी थोड़ा थोड़ा बनना तैयार हुआ है, इसमें से इसमें जाने का स्पीड क्या है, यानी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने का स्पीड कितना है। तो हम लिखेंगे, तो इसमें हम दो बातें बोल सकते हैं। क्या बातें बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट किस स्पीड से कम हो रहा है, रिएक्टेंट्स का कंजप्शन का स्पीड क्या है, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन का स्पीड क्या है। यानी रिएक्टेंट किस स्पीड से कंज्यूम हो रहा है और प्रोडक्ट किस स्पीड से फॉर्म हो रहा है, ये बन रहा है, दैट इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्टेंट। यानी इसका कंजप्शन का रेट क्या है और इसका फॉर्मेशन का रेट क्या है। हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, पहले हम दो टर्म में लिखेंगे, रिएक्टेंट के भी टर्म में लिखेंगे और प्रोडक्ट के भी टर्म में लिखेंगे। तो हम यहां लिखेंगे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, दिख रहा है ना इधर, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट का ऑब्वियस सी बात है उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम इंटरवल, यानी वो कितने टाइम में चेंज हुआ है। जैसे तुम फिजिक्स में क्या पढ़ते हो, फिजिक्स में अगर स्पीड निकालना है तो क्या पढ़ते हैं हम, स्पीड निकालना है तो क्या पढ़ते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर बस डिस्टेंस के जगह पे चेंज इन कंसंट्रेशन आ गया है और अपॉन टाइम। तो कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ और कितने टाइम में चेंज हुआ। अगर मान लो रिएक्टेंट, अगर उसी के जगह पे प्रोडक्ट के बारे में बात करते तो हम यहाँ लिखते कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट
अपॉन टाइम इंटरवल। यानी कुल मिला के ये बोल सकते हैं हम कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो हम लिख सकते हैं चेंज मतलब डेल्टा, चेंज इन कंसंट्रेशन, और वो चाहे रिएक्टेंट का हो या प्रोडक्ट का हो, डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, कितना टाइम में चेंज हो रहा है। यानी कितना टाइम में कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, और कितना कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, कितने टाइम में चेंज हो रहा है। तो जैसे फिजिक्स में स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसी तरह केमिस्ट्री में कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ अपॉन टाइम, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन, चाहे वो रिएक्टेंट का हो चाहे वो प्रोडक्ट का हो। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लो हमें दिया गया कि ए से बी प्रोडक्ट में जा रहा है, टी इक्वल टू 0 पर ये 20 मोल था, तो टी इक्वल टू 10 सेकेंड पे ये देखा गया कि ये 5 मोल बचा हुआ है। तो हमें बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो हम लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। देखो चेंज इन कंसंट्रेशन 20 मोल से 5 मोल हो गया, यानी 15 मोल कहां चला गया होगा, प्रोडक्ट में। और टाइम का चेंज कितना आया, 10 सेकेंड का, या टाइम सेकेंड में है या मिनट में है। यानी चेंज इन कंसंट्रेशन 20 से 5 हो गया, 15 का चेंज आया, और 10, टाइम इंटरवल 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5। अगर मैं यूनिट लिखूं तो चेंज इन कंसंट्रेशन, ये मान लो मोल पर लीटर है, चेंज इन कंसंट्रेशन ये हो जाएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, यानी लीटर इनवर्स अपॉन टाइम, यहाँ पर सेकेंड इनवर्स है, क्योंकि टाइम सेकेंड में है तो हमने सेकेंड इनवर्स लिया, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। मतलब ये तुम्हें एनालिसिस के लिए बताया कि एक रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। Rate of reaction is nothing but it is change in concentration of reactant within a time interval, is known as rate of reaction. कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ और कितने टाइम में चेंज हुआ। तो यहां पर हम अगर यूनिट के बारे में बात कर ले तो क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, और टाइम सेकेंड में दिया है तो सेकेंड इनवर्स, मिनट में दिया है तो मिनट इनवर्स, मैं यहाँ टाइम इनवर्स लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब तुमको ऑलरेडी तुम जानते हो कि मोल पर लीटर को मोलारिटी भी बोला जाता है, तो मोलारिटी टाइम इनवर्स, तो दोनों यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन का हो सकता है, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स या मोलारिटी टाइम इनवर्स। तो बहुत सिंपल सा इसका डेफिनेशन है रेट ऑफ रिएक्शन का, कि कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ और कितने टाइम में चेंज हुआ, हाउ मच कंसंट्रेशन विल बी चेंज एंड हाउ मच
टाइम विल बी स्पेंड, कितने टाइम में कितना रिएक्शन चेंज हुआ, कितने टाइम में कितना चेंज हुआ। अब ध्यान आगे, इतना तक सबको डाउट डाउट वगैरह तो नहीं होगा इसमें। चलो आगे चलते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन हमने देखा। अब ये सब जो रिएक्शन हम देख रहे हैं वो मॉडरेट रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें कि हम सब कुछ कंसंट्रेशन वगैरह चेंज टाइम वगैरह हम मेजरेबल मतलब मेजर कर रहे हैं। जिसमें मेजर नहीं कर पाएंगे उसमें हम नहीं निकाल पाएंगे। अब ध्यान देना, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है किसी रिएक्शन के लिए, वो हम रेट ऑफ रिएक्शन को भी दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है एवरेज, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, लिखना टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, हेडिंग डाल देना, टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और सेकेंड वन जो होता है वो होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। दो टाइप्स का होता है, हम वन बाय वन इसमें टीच करेंगे कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो वन बाय वन हम टीच करेंगे। चलो यहाँ से अब मेन चैप्टर का पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हम निकालना जान गए कि चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम होता है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, हम दो तरीके से निकालते हैं। एक तरीका होता है एवरेज और एक तरीका होता है इंस्टेंटेनियस। तो पहले एवरेज के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इंस्टेंटेनियस के बारे में जानेंगे। तो 2 मिनट, तो ध्यान देना इधर। रेट ऑफ रिएक्शन को हम दो तरीके से निकालेंगे, एक निकालेंगे हम एवरेज रेट और एक निकालेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। अब ध्यान देना यहाँ से, पहले हम एवरेज पढ़ेंगे, तो फिर से हेडिंग डालना एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा, आवाज आ रही है ना सबको, आवाज आ रही है? तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा, द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए टाइम इंटरवल। लिखना, इट इज defined as the change in concentration of reactant or product within a time interval. The change in concentration of average rate equal to change in concentration of change in concentration of reactant upon time interval. तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ लिखो रिएक्टेंट और
प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल। तो ध्यान देना, रेट लिखते समय हम चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो हम चेंज को लिखेंगे डेल्टा, चेंज को लिखेंगे हम डेल्टा, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो कंसंट्रेशन को तो जानते हो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, अपॉन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो हम डेल्टा को टाइम इंटरवल, यानी डेल्टा का मतलब ये हुआ कि ये मेजरेबल टाइम में है, जैसे 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच में, 20 से 30 सेकंड के बीच में, 10 से 50 सेकंड के बीच में। तो ये डेल्टा का मतलब हुआ एवरेज, ये तो चेंज हुआ लेकिन ये रिप्रेजेंट करेगा एवरेज रेट को, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ध्यान देना, इससे पहले जो एक मैं क्वेश्चंस करवाया था, ए से बी बना, टी इक्वल टू 0 पर हमने बोला ये 20 मोल पर लीटर है, और 10 सेकंड के बाद ये 5 हो गया। तो अगर हम इसमें कंसंट्रेशन का चेंज निकाले, ध्यान से समझना, अगर मैं इसमें कंसंट्रेशन का चेंज निकालूं तो कैसे निकालूंगा? फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा ना, या ये फाइनल है और ये स्टार्टिंग वाला था। तो अगर कायदे से बात करें तो हमने वहां तो 15 लिख दिया था, लेकिन अगर हम सही तरीके से बात करें तो 10वें सेकंड पे कंसंट्रेशन और 0 सेकंड पे कंसंट्रेशन, तो हमें ऐसे लिखना चाहिए था 5 माइनस 20, नहीं कि हमें 20 माइनस 5 लिखना चाहिए था, हमें लिखना चाहिए था 5 माइनस 20, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसीलिए रिएक्टेंट जो होता है वो समय के साथ कम होता है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसके पहले माइनस लगा देते हैं, माइनस। तो माइनस इस बात को इंडिकेट करता है कि वो रिएक्टेंट है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, माइनस इज ओनली साइन विच इंडिकेट कि वो रिएक्टेंट है और उसका कंसंट्रेशन समय के साथ कम होता चला जा रहा है। ठीक है, अब तुम माइनस ले लोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तब तुम निकालो, क्योंकि स्पीड माइनस में थोड़े ना आता है, स्पीड कहीं माइनस में भी आता है क्या? तो यहाँ पर रिएक्टेंट के पहले हमेशा हम माइनस यूज करेंगे। वही प्रोडक्ट अगर है तो प्रोडक्ट के पहले चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा टी, प्रोडक्ट के पहले हम प्लस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि समय के साथ प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अगर फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल करोगे तो प्लस ही आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम concentration, concentration of reactant decrease. That's why we assign negative sign। समय के साथ साथ रिएक्टेंट जो होता है वो कम होता चला जाता है, इसीलिए उसके पहले नेगेटिव असाइन किया जाता है। टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम concentration of product increase। that's why we assign पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए, टॉपिक आसान है। समय के साथ साथ
कम होता जाएगा, इसीलिए माइनस इंडिकेट किया जाता है। और समय के साथ साथ प्रोडक्ट बढ़ता चला जाएगा, इसीलिए प्लस लिखा जाता है। क्या ये बात समझ में आई होगी ना? कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो समय के साथ साथ रिएक्टेंट कम होता चला जाता है, इसलिए नेगेटिव लगाया जाता है। और समय के साथ साथ प्रोडक्ट बढ़ता चला जाता है, इसलिए पॉजिटिव लगाया जाता है। चलो, ये है एवरेज रेट का डिफिनेशन, और साइन क्यों लगाते हैं और कैसे इंडिकेट किया जाता है। अब इस चीज को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। लिख लिए होगे। अब हम एक रिएक्शन लेते हैं और रिएक्शन को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ध्यान देना, आवाज आ रही है सबको ना? सबको आवाज आ रही है ना? ये प्रेम को कम क्यों सुनाई दे रहा है? क्या हो गया प्रेम? तुम्हें आवाज कम कैसे आने लग गई? क्या हो गया कान में तुम्हारा? प्रेम चोपड़ा है क्या ना? देखो, एक एग्जांपल से समझते हैं। अब ध्यान से समझना। N2 प्लस 3H2 फॉर्म 2NH3। ठीक है। एक कंटेनर में नाइट्रोजन को लिया गया, हाइड्रोजन को लिया गया, और दोनों को मिला के अमोनिया बना दिया गया। ठीक है। अमोनिया बनाया गया, तो इसमें अमोनिया प्रोडक्ट बन रहा है, ये दोनों रिएक्टेंट है। तो हम लिखेंगे, ध्यान से समझना, पहले लिखना सीखते हैं। रेट ऑफ कंजप्शन, कंजप्शन मतलब समय के साथ रिएक्टेंट क्या होंगे? कम होंगे। तो रेट ऑफ कंजप्शन या डिसएपियर, क्योंकि समय के साथ ये क्या होता जाएगा? कम होता चला जाएगा। तो रेट ऑफ कंजप्शन और डिसएपियर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का स्पीड क्या है? अब इसमें रिएक्शन में नाइट्रोजन का स्पीड अलग होगा रिएक्शन करने का, हाइड्रोजन का स्पीड अलग होगा रिएक्शन करने का, अमोनिया बनने का स्पीड अलग होगा। यानी जितने भी स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, सबका स्पीड अलग अलग होगा। वो अपने अपने स्पीड से रिएक्शन कर रहे होंगे। कोई ज्यादा रिएक्शन कर रहा होगा, कोई कम कर रहा होगा। प्रोडक्ट भी अलग अलग अगर बन रहा है तो अलग अलग वो फॉर्म हो रहा है। तो रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ या डिसअपियर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन किस रेट से यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है। हम लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन, पहले लिखना सीखते हैं फिर न्यूमेरिकल बनाएंगे। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन अपॉन डेल्टा टी, ये हो गया एवरेज रेट। तो यहाँ रेट के साथ साथ एवरेज भी जोड़ देंगे। एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ N2, यानी N2 का कंज्यूम होने का स्पीड क्या है, तो कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ और ये कितना टाइम लगा। ये रिएक्टेंट है इसलिए माइनस लगा हुआ है। वही हम लिख देंगे एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन और डिसअपियर ऑफ H2, लिख देंगे माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइड बाय डेल्टा टी। यानी कितना हाइड्रोजन में चेंजेज आया, कितना डिसअपियर हुआ और कितने टाइम में डिसअपियर हुआ। तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। यहां लिखेंगे रेट ऑफ, अब यहां लिखेंगे फॉर्मेशन।
फॉर्मेशन या एपियर ऑफ अमोनिया, यानी अमोनिया की स्पीड क्या है बनने का, तो अमोनिया कितना कंसंट्रेशन बन रहा है और कितने टाइम में बन रहा है, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया समय के साथ बढ़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट है, ठीक है, और कितने टाइम में इंक्रीज होगा, दैट इज नोन एज रेट ऑफ फॉर्मेशन या एपियर ऑफ अमोनिया इज प्लस चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये तो हमने निकाला पार्टिकुलर कि इसका स्पीड क्या है कम होने का, इसका कम होने का स्पीड क्या है और इसका बनने का स्पीड क्या है, यानी सबका कंजप्शन का रेट और फॉर्मेशन का रेट अलग अलग, सबका कंजप्शन का रेट और फॉर्मेशन का रेट अलग अलग है। कोई तो कितना कंसंट्रेशन हो वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो क्वेश्चन में दिया रहेगा तो तुम्हें ये लिखना आना चाहिए, माइनस कहाँ लगाना है, प्लस कहाँ लगाना है, चेंज कैसे लिखना है। अब ध्यान देना, ये तो हमने जो निकाला है वो सबका पर्टिकुलर निकाला है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन, वो तो भूल ही गए हम कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ये हम निकाल रहे थे पर्टिकुलर कि नाइट्रोजन का स्पीड क्या होगा कंज्यूम होने का, हाइड्रोजन का कंज्यूम होने का स्पीड क्या होगा, अमोनिया का स्पीड क्या होगा कंज्यूम बनने का, ये हम बातें कर रहे थे पर्टिकुलर। लेकिन अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन की बातें करना होगा, यानी किस मोलर कोएफिशिएंट, नहीं यहाँ पर जब हम अभी नहीं बात कर, रुक जाओ, अब हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखेंगे कैसे, देखो कैसे लिखेंगे, हम यहां माइनस लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन डेल्टा टी, यानी इसका कम होने का स्पीड और कितने टाइम में इक्वल टू। अब यहां पर ध्यान देना, जो ये रिएक्टेंट है तो माइनस लगाना है, सेकेंड पॉइंट पर ध्यान देना, जो यहाँ कोएफिशिएंट है उसको हम यहाँ डिवाइड कर देंगे, मैं सब समझा रहा हूं क्यों डिवाइड करेंगे, क्यों नहीं यहाँ यूज किए, क्यों यहाँ यूज कर रहे हैं, सब समझा रहा हूं मैं, क्यों हमने डिवाइड ही किया, माइनस क्यों लगाया वो सब समझ में आ गया होगा। तो ये H2 डिवाइड बाई डेल्टा टी इक्वल टू यहाँ हो जाएगा प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट है और ये कोएफिशिएंट को 1/2 से डिवाइड कर देंगे, यानी हर बार आपको कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होगा। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, अब ध्यान दो, मैं इस चीज को तुम्हें समझा रहा हूं कि तुम कोएफिशिएंट से डिवाइड क्यों किए हो, दूसरा बात यह कि यहां क्यों नहीं डिवाइड किए हैं। अब ध्यान से समझो, कोएफिशिएंट का पहले मीनिंग समझो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोएफिशिएंट। चलो एक डेली लाइफ के एग्जांपल से समझाते हैं। हमसे बोला गया कि हम रोज दूसरे के कंपेयर में मैं 3 टाइम्स ज्यादा पढ़ता हूं, मान लो मैं स्टूडेंट हूं, 3 टाइम्स ज्यादा स्टडी करता हूं, तो 3 टाइम्स ज्यादा स्टडी करने का अस्तित्व इंपॉर्टेंस कब माना जाएगा, जब उसके रिस्पेक्ट में दूसरे का कंपेयर किया जाए। अगर मैं मेरे को 3 टाइम्स ज्यादा मैं स्टडी करता हूं, ये तब उसका इंपॉर्टेंस है जब किसी से कंपेयर किया जा रहा है। अगर मैं मान लो एक पढ़ रहा है 9 आवर्स, एक स्टूडेंट पढ़ रहा है 9 आवर्स और एक पढ़ रहा है 3 आवर्स, तो इसको बोला जाएगा कि ए जो है बी के कंपेयर में 3 टाइम्स ज्यादा स्टडी कर रहा है। लेकिन अगर ये बी है ही नहीं तो तुम 9 ये बोलोगे कि ए कितना स्टडी कर रहा है 9 आवर्स, इसमें हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि कितना आवर्स पढ़ रहा है कितना आवर्स नहीं पढ़ रहा है, तो वहां पर उस टाइम्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। उसी तरह से कोएफिशिएंट,
कोएफिशिएंट का मीनिंग तुम्हें कई बार केमिकल इक्विलिब्रियम से समझा के लाया जा रहा है कि इसका एक मोल, मोल कॉन्सेप्ट में समझाया गया था, इसका एक मोल कंज्यूम होगा तो इसका 3 मोल कंज्यूम होगा, इसका एक मोल कंज्यूम होगा तो इसका 3 मोल कंज्यूम होगा। इसका मतलब ये विथ रिस्पेक्ट टू बातें किया जा रहा है कि अगर नाइट्रोजन 1 मोल कंज्यूम होगा तो उस समय हाइड्रोजन 3 मोल कंज्यूम होगा, उस समय विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन, यानी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बातें किया जा रहा है। अगर यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, केवल और केवल 3 हाइड्रोजन है, इसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है कि ये 3 का क्या मीनिंग है। जैसे यहाँ पर ये 9 आवर्स है, इसका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है कि दूसरे के कंपेयर में कितने टाइम्स पड़ता है, उसी तरह से इसका कोई अभी अस्तित्व नहीं है। यानी कोएफिशिएंट एक रिलेटिव वैल्यू होता है कि उसके रिस्पेक्ट में हमारा स्पीड करने रिएक्शन करने का स्पीड 3 टाइम्स है। जैसे ये एक अगर कंज्यूम हो रहा है तो ये 3 कंज्यूम होगा, ये उसके रिस्पेक्ट में बातें किया जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान से समझो, जब यहाँ पर तुम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे थे तो ये अकेला था, ये किसी के रिस्पेक्ट में स्पीड नहीं निकाला जा रहा था, ये अकेला था, इसीलिए यहाँ पर हमने कोएफिशिएंट का यूज नहीं किया। यहाँ पर हम हाइड्रोजन का ये अकेला बातें किया जा रहा है, तो इसका स्पीड 3 टाइम्स है किसी के रिस्पेक्ट में ना। इसका कंज्यूम अगर अकेला, मैं कितना पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं 9 आवर्स पढ़ाई कर रहा हूँ, किससे कितना टाइम्स कर रहा हूँ, जब कंपेयर करने की बारी आएगी तब करेंगे ना, अभी तो मैं 9 आवर्स पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट का मीनिंग है उससे कोई लेना देना नहीं है। यानी जब हम यहाँ पर्टिकुलर स्पीड लिखा करेंगे उस समय कोएफिशिएंट का कोई रोल नहीं होगा। कोएफिशिएंट एक रिलेटिव वैल्यू होता है कि उसके रिस्पेक्ट में उसका स्पीड है कितने टाइम से या कितना कंज्यूम हो रहा है। इसीलिए कहीं पर भी तुम अगर पर्टिकुलर लिखोगे स्पीड तो उस समय कोएफिशिएंट का तुम कभी भी डिस्कशन नहीं करोगे, लेकिन जब तुम रेट ऑफ रिएक्शन लिखने चलोगे, ये किसी पर्टिकुलर का नहीं है, उस रिएक्शन का स्पीड है, तब तुम उस कोएफिशिएंट का यूज पड़ेगा। अब ध्यान दो, तो यहाँ यूज नहीं पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, एक ही लाइन में आंसर है क्योंकि यहाँ सेपरेट सेपरेट निकाल रहे हैं और यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू निकाल रहे हैं। विथ रिस्पेक्ट टू निकालते समय कोएफिशिएंट का यूज पड़ेगा। अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर, हम डिवाइड ही क्यों किए, तो देखो यहाँ पर मान लो ये इसका 1 मोल कंज्यूम हो रहा है तो इसका 3 मोल कंज्यूम हो रहा है, इसका 1 मोल कंज्यूम हो रहा है तो इसका 3 मोल कंज्यूम हो रहा है। हम चाहते हैं कि दोनों को बराबर लिखें, हम चाहते हैं कि दोनों को बराबर लिखें, तो बराबर लिखने के लिए हमें यहाँ पर 3 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ना इक्वल टू में लिखेंगे, तभी तो इक्वल टू में लिखेंगे, बराबर है कि नहीं। और यहाँ अगर 2 मोल कंज्यूम बन रहा है तो सबको बराबर लिखना है, तो मान लो 1, 3 और 2 को तुम्हें बराबर लिखने के लिए बोल दिया जाए, तुम लिखो, तुम बराबर लिखने के लिए क्या करोगे, सबको इक्वल टू में लेके आओ, सबको इक्वल टू में तुम्हें लिखना है, तो तुम इसको क्या करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, इसको क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, अब बराबर हो गया सब, क्योंकि इसका स्पीड जो है इससे 3 टाइम्स ज्यादा है। जैसे बोला गया कि यश का एज ओमकार से 3 टाइम्स है, तो दोनों को बराबर करना है, तो तुम यश के एज में क्या करोगे, 3 से डिवाइड कर दो, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यही बातें हमें यहाँ करना है, क्या, इसका जो हाइड्रोजन का कंज्यूम होने का स्पीड है वो 3 टाइम्स है, इसीलिए तुम्हें कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया जाता है और इक्वल टू में हो जाता है। तो यहाँ पर जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बातें करते हैं, इसलिए कोएफिशिएंट का रोल यहाँ पर लिखना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर कोएफिशिएंट लिखना हमें जरूरी नहीं है, ये विथ रिस्पेक्ट टू बातें नहीं किया जा रहा है, सेपरेट सेपरेट बातें किया जा रहा है। और यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू किसका स्पीड इसके बराबर कैसे आएगा, तो याद रखना रेट ऑफ रिएक्शन लिखते समय आप कोएफिशिएंट यूज करोगे,
और कोएफिशिएंट को ऑलवेज क्या करना है, जल्दी बोलो, मल्टीप्लाई या डिवाइड? फटाफट। कोएफिशिएंट को क्या करना होता है, डिवाइड करना होगा। ऑलवेज माइंड में ध्यान रखना, कोएफिशिएंट इज ऑलवेज डिवाइड। क्यों डिवाइड किया गया है, वैल्यू को इक्वल लाने के लिए। समझ में आ गया? जैसे मान लो पूछा गया क्वेश्चन में टोटल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एक के टोटल रेट ऑफ रिएक्शन हो गया सबके लिए, इस रिएक्शन के लिए। जब हम स्टार्टिंग में जब बात कर रहे थे कि उस रिएक्शन का रेट क्या होगा, तो ये इसमें से कोई एक वैल्यू, सब वैल्यू तो इक्वल है, इनमें से तुम कोई एक वैल्यू निकाल के बता दोगे तो स्पीड रिएक्शन का हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब इसका स्पीड, मतलब पूरे रिएक्शन का, किसी पर्टिकुलर का नहीं। और ये पर्टिकुलर है, ये पर्टिकुलर है। जैसे हम क्लास में बोले, बहुत सारा स्टूडेंट है, पर्टिकुलर मार्क्स क्या है और इस क्लास का मार्क्स क्या है। क्लास का मतलब कुछ एवरेज टाइप का बातें कर गया वो। तो इसका, इस रिएक्शन का स्पीड क्या है, ये नहीं बोल रहे हम कि N2 का कंज्यूम होने का स्पीड क्या है, हाइड्रोजन का कंज्यूम होने का स्पीड क्या है, इस अमोनिया को बनने की स्पीड क्या। हम बोल रहे हैं कि इस रिएक्शन का स्पीड क्या है, तो रिएक्शन का स्पीड ये बोला जाएगा। और उस समय रिएक्शन का स्पीड लिखते समय तुम कोएफिशिएंट को डिवाइड करोगे। क्यों डिवाइड करोगे, समझ में आ गया ना, क्योंकि ये 3 टाइम्स कंज्यूम हो रहा है और ये 1 टाइम्स है, दोनों को इक्वल टू लिखना है तो हमें उसको डिवाइड ही करना पड़ेगा। बोलो यस। समझ में आ गया अंकुश से? तो एक के रेट ऑफ रिएक्शन करने का मतलब ये है कि जनरलाइज हम रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर के लिए नको, उस रिएक्शन को। जैसे कोई आया और मान लो रिएक्शन हो रहा है बीकर में, अब पूछ दिया हमसे कि रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि देखो भैया इसमें नाइट्रोजन का स्पीड इतना है, हाइड्रोजन की स्पीड इतना है और अमोनिया की स्पीड इतना है। तो बोले गधे, तुमसे हम रेट ऑफ रिएक्शन पूछे थे, हम ये नहीं पूछ रहे, हमें क्या मालूम है उस रिएक्शन में क्या क्या तुम डाले हो। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब उस स्पीड क्या होगा, उसका, उस रिएक्शन का स्पीड क्या होगा। चलो तो मैं कुछ तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा हूँ और यहाँ पर हमने ये समझने की कोशिश किया कि हम कैसे लिखेंगे। लिख लोगे ना? तो जल्दी से लिख के बताओ। N2 plus O2 फॉर्म 2NO। और इसमें हम केवल फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। जल्दी से इस तरह लिख के दिखाओ मेरे को, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ N2 लिखो, O2 लिखो, पहले 2-3 लिख लो, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, कैसे इसका न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा। तो ये केमिकल काइनेटिक्स का 3 पार्ट पढ़ाएंगे, ये लगभग एक पार्ट हमारा खत्म होने वाला है अभी, और इसमें क्वेश्चंस करेंगे। जल्दी से लिखिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, फटाफट फटाफट लिखो, 2-4 लिखवा रहा हूं तुम्हें, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल्स करवाते हैं। डेटा भी नहीं इसमें, अभी लिखने आना चाहिए। रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ N2 इक्वल टू माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन डेल्टा T। यस। रेट ऑफ एपियर ऑफ O2 माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइड बाय डेल्टा T। रेट ऑफ एपियर ऑफ NO इक्वल टू प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO डिवाइड बाय डेल्टा T। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइड बाय डेल्टा T इक्वल टू माइनस डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N/2 NO डिवाइड बाय डेल्टा T। कहाँ माइनस लगाना है, कहाँ प्लस लगाना है, क्लियर है? ये समझ में आ गया क्यों कोएफिशिएंट से डिवाइड किया जा रहा है, क्यों यहाँ नहीं कोएफिशिएंट लिखा जा रहा है,
क्यों डिवाइड ही किया जा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ये पर्टिकुलर है, ये बातें क्लियर हो गई सबको। चलो तो एक दो क्वेश्चंस तुम्हें मिसाइल की तरह दाग रहे हैं, देखते हैं तुम इजराइल बनते हो या हमास बनते हो। तो क्वेश्चन लिखना, +1/2 change in concentration of A divided by delta T equal to rate of reaction equal to -1/2 change in concentration of C delta T equal to plus delta D upon 1/3 delta T equal to minus change in concentration of D upon delta T। ये ऐसा लिख के दिया हुआ है एक रेट ऑफ रिएक्शन का, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दे दिया, राइट दी रिएक्शन। तुम्हें रिएक्शन लिखना है, यानी इस बार रिएक्शन नहीं दिया, इस बार वो ही लिख के दे दिया जो तुम लिख रहे थे, और आपको रिएक्शन लिखना है। ऑप्शन में मिलेगा आपको, आप जल्दी से बताइए, फास्ट आंसर दीजिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। देखते हैं किसका पहला आंसर आ रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन लिखा हुआ है और आपको आंसर करना है। जल्दी से आंसर किसका आ रहा है? अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। नो वन कैन। एक आंसर आया पराग का, ओमकार का। ये ओमकार क्या भेजो तुम, मेरे को रिएक्शन लिख के भेजो। बहुत नाइंसाफी हुआ है, ऐसे कैसे? चलो, बहुत लोग गलत भी भेजो, बहुत सही भेजो। तुम्हें ये कोई रिएक्शन में कोई ये थोड़ी ना बोला हुआ है कि, मैं तुमसे क्या बोला था कि प्लस विल बी इंडिकेट प्रोडक्ट एंड माइनस विल बी इंडिकेट रिएक्टेंट। तो पहला पॉइंट तो ये है कि तुम चाहे प्लस पहले लिख दो चाहे बाद में लिख दो, तो प्रोडक्ट को जरूरी थोड़ा कि मैं सीक्वेंस वाइज ही लिखूंगा। यानी ये दोनों प्रोडक्ट हैं और ये दोनों रिएक्टेंट है। दिस माइनस विल बी इंडिकेट रिएक्टेंट और दिस प्लस विल बी इंडिकेट प्रोडक्ट। ये बात तो क्लियर होगी कि हमें प्रोडक्ट लिखना है, यानी ए को प्रोडक्ट में लिखना है और डी को प्रोडक्ट में लिखना है, और सी को रिएक्टेंट में लिखना है और बी को रिएक्टेंट में लिखना है। क्योंकि ये थोड़े है कि सीक्वेंस में लिखेंगे तभी हम जान पाएंगे कि पहला दो रिएक्टेंट है और ये दो प्रोडक्ट है, नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये 1/2 लिखा गया है, यानी इसका कोएफिशिएंट 2 हुआ होगा। सी को 1/2 लिखा गया है, इसका कोएफिशिएंट 2 हुआ होगा। डी को 1/3 लिखा गया है, यानी इसका कोएफिशिएंट 3 होगा, और बी को कुछ नहीं, 1 है। भाई इसमें तेजस नींद में है, नींद का दवा खाया है क्या? आवाज आ रही है? चलो, ये क्या है, बातें समझ में आई? आवाज कम आ रही है, ब्रेक हो रहा है, आवाज थोड़ी धीमे है, क्लियर है, सब साफ है?
चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करे। इस बार गलत जवाब नहीं दोगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आवाज आ रही है ना? चलिए जी, लिखिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखा गया है प्लस टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू माइनस 3 change in concentration of B upon delta T equal to plus 1 by 2 change in concentration of C upon delta T equal to 1 by 3 change in concentration of 3 क्यों लिख रहे हो? 4-5 लिख दो। तो जल्दी से लिखो इसका। राइट रिएक्शन, रिएक्शन लिखना है। ठीक है, ये माइनस है तो रिएक्टेंट लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे बी, सब प्लस है तो ए प्लस सी प्लस डी, कोएफिशिएंट 1/3 होगा, तब तो यहाँ 1/3 अपन 1/3 हो जाएगा 3। ये क्या लिख के भेजो? कौन है ये? SHR है शुरू, शुरू कौन है? गधे, यहाँ पर 1/3 होता तब ना यहाँ 3 लिखते। अगर पहले से 3 है तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? 1/3, तब ना ये 3 बनेगा। ये अगर रिएक्शन है तो इसको इसमें अगर लिखना है तो लिख के देखो, आ जाएगा। क्या लिख के भेजो तेजस? 1/2 A प्लस 1/2 C 1/2 D इक्वल टू 1/3 B। अच्छा, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में लिख दियो, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में। ये रिएक्टेंट है ना, ये रिएक्टेंट है ना, बाकी प्रोडक्ट है ना। कोई डाउट किसी को? तेजस नींद में है, इसमें डाउट नहीं है ना किसी को?
रिएक्शन लिख के दिखाओ, और कोएफिशिएंट डेसिमल में नहीं होना चाहिए। कोएफिशिएंट लिख के दिखाओ। और हाँ, एक चीज तुम्हें कंडीशन ये है कि तुम कोएफिशिएंट को डेसिमल में और फ्रैक्शन में नहीं लिखोगे, कंडीशन है। कोई भी डेसिमल में और फ्रैक्शन में नहीं लिखने की कोशिश करेगा, इंटीजर में लिखना है, इंटीजर फॉर्म में लिखना है। चलो, बहुत जनों ने भेजा भी है। इंटीजर में लिखने के लिए क्या करेंगे? इंटीजर में लिखने के लिए क्या करेंगे? सब इक्वल टू है, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 2 2 3 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर केवल एक प्लस है, क्या लिखेंगे? अब देखो यहां से ध्यान दो, इधर b प्लस सी ए, b प्लस सी ए, b b a b 1/2, c 1/3, और ये हो जाएगा 1/2। हमने बोला तुम्हें फ्रैक्शन में नहीं लिखने के लिए, ठीक? हमने तुमसे बोला कि फ्रैक्शन में नहीं लिखना है, क्योंकि मान लो ऑप्शन में फ्रैक्शन में नहीं दिया है, यहाँ मान लो फ्रैक्शन में नहीं दिया है, तो क्या करेंगे? तो सब में 6 से डिवाइड कर दो। एक ऐसा नंबर पकड़ लो जो डिवाइड कर देते। ये काई आए गया, ये काई आई आए गया। बोलो क्या आ गया? एक क्वेश्चन पे कितने क्वेश्चंस बन गए? क्या आई गया? ये 3a, ये b प्लस सी, 3b प्लस 2c। तो तुम ऐसे भी करके लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ से तुम क्या करो, एक ऐसा नंबर ले लो फ्रैक्शन हटाने के लिए, तुम यहाँ से भी कर सकते हो कि सब में 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो तुम यहाँ से भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से भी कर सकते हो, एज वी विश। पता है आपसे क्वेश्चन में कैसे पूछेगा? आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि एक्स बी प्लस वाई सी जेड ए में बताओ एक्स वाई जेड का, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा। मान लो इंटीजर टाइप में पूछना होता तो, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा,
क्या ही डाउट है? क्या ही डाउट है? चलो लिखो क्वेश्चन। अभी इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स मैं नहीं करवाया हूँ, तो न्यूमेरिकल्स कल कल करवाएंगे। इस पे अभी थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चंस तुम्हें पूछ रहे हैं, मतलब कोएफिशिएंट्स के साथ खेला हो रहा है। चलो लिखो, एक्स ए प्लस वाई बी फ्रॉम जेड सी माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 1.5 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी एक्स वाई एंड जेड आर। पहला ऑप्शन है 1 1 1, दूसरा ऑप्शन है 3 2 3, तीसरा ऑप्शन है 3 3 2, चौथा ऑप्शन है 2 2 3। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को इंटीजर टाइप में पूछ लिया जाता, अब पूछता कि एक्स वाई जेड का बताओ एडिशन क्या होगा। कोई बोला ऑप्शन 3, कोई बोला ऑप्शन 4, सर फोड़ देंगे। कोई 2 भी बोल रहा है, गधे एकदम गधे, तो सेंस नाम का कोई चीज ही नहीं है। इसका आंसर है 3। देखो, सबसे पहले करो 2 से मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन में हटाना है तो कोएफिशिएंट का वैल्यू लिखाइए। कोएफिशिएंट देखो यहाँ पर फ्रैक्शन में नहीं है, इंटीजर में, तो कहीं ना कहीं हमें इंटीजर में लिखना होगा। इंटीजर में लाने के लिए हम पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर यहाँ 2 होगा तो कोएफिशिएंट फ्रैक्शन में आएगा, डेसिमल में तो नहीं आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। तो यहाँ पर हो गया 1/2 a प्लस 1/2 b और 1/3 c। मतलब अगर कायदे से बात करें तो ये माइनस है, ये माइनस है तो रिएक्टेंट होगा, ये प्लस है तो प्रोडक्ट होगा। यहाँ पर 3 है तो कोएफिशिएंट में 3 जाएगा। अगर तुम इसको ऐसे लिखोगे तो यही आएगा। अब हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं है, हटाना है, तो सब में क्या कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 3a प्लस 3b 2c। एक्स का एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या आया, 3 3 2। सब इंटीजर में इंटीजर लिखना होता है क्या, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग।
बरोबर है क्या? मान लें ऑप्शन में इंटीजर नहीं है तो फिर इंटीजर है केवल, ऑप्शन में देखेंगे ना। तो मैं ये तुम्हें आज के लेक्चर में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बताया और उसको कैसे लिखा जाए वो बताया, उसके साथ कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस करवाए, कोएफिशिएंट दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे। तो कल मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, क्योंकि ये जब रिएक्शन दिया रहेगा तो डेटा देता है, और डेटा देता है तो पूछता है। तो मैं आज वाला लेक्चर में डेटा के साथ तुम्हें न्यूमेरिकल्स नहीं करवाया, आज के वाला में लॉजिकल, ये ऐसा है तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब लिखने के ऊपर हमने क्वेश्चन करवाया। तो कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस पे डेटा के ऊपर क्वेश्चन देंगे। सबको समझ में आया? समझ लो का? चलो ओके, थैंक्स टू ऑल।